आज का जो टॉपिक है वो अगेन कंकरेंसी पर है। मैं इससे पहले भी कंकरेंसी से रिलेटेड वीडियो शेयर कर चुका हूँ डीप डाइव, लेकिन जो एस्पेक्ट आज मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है बाउंडेड वर्सेस अनबाउंडेड कंकरेंसी सॉरी। जब भी आप कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं या कुछ भी करते हैं जो स्केलेबल सिस्टम होते हैं, उसमें ये एस्पेक्ट बहुत ही क्रूशल है मेरे नज़दीक। तो अभी जब मैं एग्जांपल्स दूंगा तो आपको इस बात की क्लैरिटी आ जाएगी। ये एग्ज़ाम्पल्स जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ इस लेक्चर में या इस वीडियो में, ये अगेन प्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि मैंने सीखी रिसेंटली। एक प्रॉब्लम पे जब मैं रिसेंटली काम कर रहा था, मुझे इस बात का इतना अंदाज़ा नहीं था और ये मैंने सीखी। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल शेयर करूँगा ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए, और फिर मैं उसको कनेक्ट करूँगा रियल वर्ल्ड एग्जांपल से, ताकि आपको समझ आए कि यार जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऐसे ही बेतुकी बात नहीं है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि जो मैं कॉन्सेप्ट्स जो आपके साथ शेयर करूँगा ये JVM बेस्ड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, विच मीन्स जावा, स्काला। लेकिन मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे स्काला यूज़ कर रहा हूँ, और जो मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कोड वगैरह है वो सारा स्काला में है। तो हो सकता है आपको लगे ये बहुत ही टाइटली कपल्ड है लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप उस सेंटेक्स को या उस लैंग्वेज के जो चीज़ है उसको हटा के देखिएगा, जो फंडामेंटल्स हैं उस पर फोकस कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं आगे मज़ीद देखने के लिए। तो आपको समझ में आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारी लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ वेज होते हैं इस चीज़ को अचीव करने के, तो फंडामेंटल्स काफ़ी जगह सेम ही होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, स्टोरी क्या है कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड कंकरेंसी से रिलेटेड। मैं रिसेंटली एक प्रॉब्लम पे काम कर रहा था जिसमें एक लॉन्ग रनिंग प्रोसेस था जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था कंप्लीट होने में। तो हम लोग थर्ड पार्टी सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे थे, लेकिन उस थर्ड पार्टी सिस्टम्स की कुछ लिमिटेशंस थी। एक तो ये कि हम बैचेस में रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट में 4 से ज़्यादा आइटम्स नहीं होंगी। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। लेकिन जो दूसरी अच्छी बात क्या थी वो ये थी कि उनकी जो कंकरेंसी की सपोर्ट थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। इसका मतलब है आप अच्छे खासे कंकरेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो अलाउ कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सॉल्यूशन क्या था, स्पीड अप करने के लिए प्रोसेस को कंकरेंसी यूज़ करो। ज़बरदस्त। तो मैंने आजकल हर कोई AI एजेंट यूज़ कर रहा है, तो मैंने भी AI से हेल्प ली और मैंने कोड लिखा। नॉर्मली जब भी मैं कोड लिखता हूँ या AI से भी कोड लिखवाता हूँ तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि कोड कर क्या रहा है। तो मुझे लगा ये बिल्कुल सही कोड लिखा हुआ है और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक था, लेकिन उसमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी। और वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम थी कि मेरा सॉल्यूशन स्केलेबल नहीं था, सिंपल। और उसमें ये वो अनबाउंडेड और अनकंट्रोल्ड कंकरेंसी कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वो इजीली रिसोर्सेज को ड्रेन कर देता, स्पेशली मेमोरी को। और हो सकता है वो सॉल्यूशन फास्ट था कंपैरेटिवली, जो मैं दूसरा सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में, लेकिन एज आई मैंशन कि वो स्केलेबल नहीं था, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, मैंने PR क्रिएट की और मुझे फीडबैक मिला अपने कोलीग से। तो मुझे इस प्रॉब्लम को समझने में काफ़ी टाइम लगा। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। इवन दो मैं इस टॉपिक में काफ़ी इन हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना ज़्यादा डीप जाते हैं किसी टॉपिक में, आपको उतना ही लगता है कि यार मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा है नहीं। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। और रिगार्डिंग रही बात AI एजेंट से रिलेटेड, तो ये इत्तेफाक है या हुस्न इत्तेफाक है कि मेरे कुलीग ने, जिसकी अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसने ये बग पकड़ लिया PR के थ्रू। तो आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि यार AI एजेंट्स पे हम रिलाय नहीं कर सकते। हो सकता है आप सही कह रहे हो, इसमें डिबेटेबल है, लेकिन इंसान अपने एक्सपीरियंस से और अपनी गलतियों से बहुत सीखता है। जैसे अशफाक अहमद ने अपने एक किसी बुक में लिखा है कि
तजुर्बा इंसान को गलत फ़ैसले से बचाता है, लेकिन तजुर्बा आता गलत फ़ैसले से ही है। तो लेट्स इमेजिन कि अगर मैं ये मिस्टेक करता और मैं रोल आउट करता तो प्रोडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती, तो मैं अपने फेलियर से ये बात सीखता। तो ये डिबेटेबल है कि हम एजेंट्स से रिलाय करें या ना करें, क्योंकि वो लोग भी मिस्टेक्स कर सकते हैं और ये कम्प्लीटली लिखा होता है, एजेंट्स कोई भी आप यूज़ करें। तो मैंने कहा ये क्लैरिटी दे दूँ आपको कंप्लीशन के तौर पे, ताकि कोई बहस ना रहे इस बात पे। ओके, सो मेरी पुरानी वीडियो में मैंने ये बहुत डिटेल में ये पार्ट डिस्कस किया है, लेकिन मैं एक्चुअली प्रॉब्लम और सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक हाईली ओवरव्यू रिकैप देना चाहूँगा कि कंकरेंसी स्काला सिस्टम में या इस एग्जीक्यूटर मॉडल में किस तरह काम करती है। आप कोई भी एसिंक्रोनस टास्क क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन में, वो आपके टास्क डायरेक्टली टास्क क्यू में चले जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास अवेलेबल थ्रेड्स हैं उस टास्क को प्रोसेस करने के लिए, तो ये टास्क प्रोसेस हो जाते हैं। अगर अवेलेबल थ्रेड्स नहीं है थ्रेड पूल में, तो ये वेट करते हैं जब अवेलेबल हों थ्रेड्स उस टास्क को प्रोसेस करने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये जो टास्क क्यू है ये मेमोरी बाउंड है। इट मीन्स आपकी जितनी मेमोरी होंगी उतनी ही आप ज़्यादा टास्क क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये तो बस इतनी सी बात थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस डिटेल्ड या डीप डाइव वीडियो में, तो मैं लिंक शेयर करूँगा, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अब हम आते हैं एग्ज़ाम्पल पर जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैंने कुछ टेस्ट प्रिपेयर किए हैं। असल में वो कुछ टेस्ट कुछ भी नहीं कर रहा है, मैं कुछ टेस्ट नहीं कर रहा, तो मैं इनको मिसयूज़ कर रहा हूँ एक तरह से। एप्लीकेशन क्रिएट करने के बजाय मैंने बस टेस्ट लिख दिया, क्योंकि ये इजी होता है एग्जीक्यूट करना। तो सबसे पहला मेरा टेस्ट है ना, वो है कि हम प्रोसेस कर रहे हैं बैचेस को, लेकिन इसमें एक तरह से कंट्रोल्ड कंकरेंसी है। मैं इस बट वाले पार्ट पे थोड़ी देर में आऊँगा, थोड़ी देर आप बस पेशेंस रखें। दूसरा जो बैचेस हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें अनकंट्रोल्ड कंकरेंसी है। दोनों के इनपुट सेम हैं, ये बैचेस हैं, ये बैच 1 है, बैच 2 है। यहाँ पे बैचेस हैं, बैचेस प्रोसेस हो रहे हैं, ये भी बैचेस प्रोसेस हो रहे हैं। लेकिन अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है आउटकम में। मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका हूँ मैं टेस्ट। आप देख सकते हैं कि टेस्ट 1 की जो ओवरऑल कंप्यूटेशन है ना, वो है 7 सेकेंड्स, लेकिन टेस्ट 2 की जो कंप्यूटेशन है ओवरऑल वो है 6 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ जो अनकंट्रोल्ड कंकरेंसी है वो कंपैरेटिवली फास्ट है बनिस्बत उसके जो कंट्रोल्ड कंकरेंसी है, जो कि 7 सेकेंड्स ले रही है। वो क्यों ले रही है पहले हम इसको देख लेते हैं। क्योंकि एक बैच है और बैच क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ये मिमिक कर रहा है प्रोसेसिंग टाइम को। तो जो भी मैं यहाँ पे आइटम नंबर दे रहा हूँ वो उतना वेट कर रहा है। इस बैच ने लेट्स से जब ये प्रोसेस करा था, इसने 4 सेकेंड्स लिए, इसने 1 सेकेंड लिया, इसने 2 सेकेंड लिया, इसने 3 सेकेंड लिया। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट में क्यों 7 सेकेंड हुए? क्योंकि ये टेस्ट जो है ना, पहले बैच को कम्प्लीटली प्रोसेस कर रहा है और फिर वेट कर रहा है, और फिर दूसरा बैच स्टार्ट कर रहा है प्रोसेस करना, और फिर वो कम्प्लीटली वेट कर रहा है, और फिर फाइनली हमारे पास सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन ये बैच क्या कर रहा है, ये टेस्ट क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली सारे के सारे टास्क या बैचेस को एक साथ स्केड्यूल कर रहा है और फिर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो चूँकि इसमें वेटिंग टाइम है, इसलिए 4 और 3 7, तो इसलिए ये रफली 7 सेकेंड्स ले रहा है, क्योंकि वो कंप्यूट कर रहा है। इसका मतलब डोमिनेंट कहाँ है यहाँ पे, मैक्सिमम यहाँ पे कितनी भी आप पैरेललिज्म अचीव कर लें, ये बैच एग्जीक्यूट करने में अगर आपके पास 2 थ्रेड्स हैं यहाँ पे, राइट, तो दोनों एक साथ स्टार्ट होंगे, लेकिन अगर रिज़ल्ट मैं पॉज कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ रिज़ल्ट का, तो इसका मतलब है इस बैच को प्रोसेस होने में 4 सेकेंड लगेंगे और इस बैच को प्रोसेस करने में मुझे 3 लगेंगे, तो 4 और 3 7। इसी तरह चूँकि इसमें कोई
वेटिंग टाइम नहीं है। तो इसीलिए जो जैसे ही ये बैच प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा, ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्टली ये वाला बैच शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो मिनिमम टाइम है ना वो लगेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 और ये 2, तो 4 और 2 6, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं और वेट नहीं कर रहे। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से आपको लग रहा होगा यार ये तो ट्रू पैरेललिज्म है और ये तो वाकई ज़बरदस्त कर रहा है, लेकिन इसमें एक एक पॉइंट है जो डिटेल्ड अभी जो मैं डिस्कस करने जाऊंगा आपसे, वो है, अच्छा आपको ये लग रहा होगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। ये असल में इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं। ये इस फ्लैट यहाँ पे स्काला की नॉलेज आ जाती है। तो मैं कंप्लीशन के लिए ये आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप ये स्किप कर सकते हैं। जब हम फ्लैट मैप यूज़ करते हैं ना, ये वेट करना शुरू कर देता है। ये बोलता है अच्छा पहले ये कंप्यूटेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं दूसरी कंप्यूटेशन करूँगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो रहा है कि हम एक साथ ये बैचेस स्केड्यूल कर रहे हैं और फिर यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और ये सारे के सारे स्केड्यूल यहाँ पे सारे के सारे क्यू में चले गए क्योंकि हमने फ्यूचर यूज़ किया है। फिर यहाँ पे एक साथ सारे के सारे स्टार्ट हो गए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ बैचेस हैं उतने ही नंबर ऑफ़ थ्रेड्स हैं, तो दोनों के दोनों एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ये बैच ख़त्म हो जाएगा प्रोसेस करना, तो दूसरा बैच शुरू होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा पॉज है, मैं दोबारा रन करता हूँ, आपको आइडिया होगा। आप आउटकम पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपका स्टार्टिंग बैच नेक्स्ट डायरेक्ट नहीं आ रहा, पहले ये वेट कर रहा है, फिर इसने बोला स्टार्टिंग नेक्स्ट बैच। आप देख रहे हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं आ रहा, ये वेट कर रहा है, फिर कंप्लीशन आ गई, फिर इसने आउटपुट जनरेट किया, फिर कंप्लीशन आई, फिर इसने आउटपुट जनरेट किया, एंड फाइनली इसने बोला 7 और यहाँ पे 6। आप बात समझ रहे हैं? तो ये है। और यहाँ पे इवन दो जैसे हमने 4 और 1 को एक साथ 2 थ्रेड दिए, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एक वाला ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका तो दूसरा आ गया क्यू में, उसने 4 का भी प्रोसेस हो रहा है, लेकिन दूसरा भी आ गया और फिर तीसरा भी आ गया। आप बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये कम टाइम ले रहा है। लेकिन अब अपेरेंटली ये लग रहा है यार ये तो बहुत ज़बरदस्त है, राइट, क्योंकि फास्ट है। लेकिन अगर स्केलेबिलिटी के हवाले से देखा जाए ना, तो ये ज़्यादा रोबस्ट और स्केलेबल सॉल्यूशन है। लेकिन ऐसा क्यों, ये अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनकंट्रोल्ड बिहेवियर की। हो ये रहा है कि हमने एक साथ सारे के सारे टास्क स्केड्यूल कर लिए प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ़ थ्रेड्स पूल में है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों अच्छा सॉल्यूशन नहीं है? जब हम प्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं स्केलेबल की, रिलायबल की, और जिसमें हमारे पास प्रिडिक्टेबिलिटी हो, हम उसको रीज़न कर सकें। अब इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप एक साथ सारे के सारे स्केड्यूल कर दोगे ना थ्रेड्स को, तो जैसा कि मैंने आपको याद होगा मैंने बताया था कि टास्क क्यू है ना वो मेमोरी बाउंड है। इसका मतलब आपके पास अगर बैचेस बहुत ज़्यादा हैं, साइज़ ऑफ बैचेस बहुत ज़्यादा है, अभी हमारे पास लेट्स से टोटल 4 टास्क थे। अब इमेजिन करें कि अगर आपके पास 250 के या बहुत ज़्यादा टास्क हैं, ठीक है, प्रोसेस करने के लिए, तो कितने ज़्यादा टास्क क्यू में आ जाएंगे एक साथ। तो इसका मतलब ये होगा जितने आपके साथ इनपुट इंक्रीज़ होगा, उतनी ही उसी प्रोपोर्शन के साथ आपकी रिसोर्सेज इंक्रीज़ होंगी। इसका मतलब resources are directly proportional to the usage of resources is directly proportional to the input size, right? और इसीलिए ये प्रॉब्लमेटिक है। इसका मतलब ये अनबाउंडेड मेमोरी होगा, और अगर हमारे पास मेमोरी इतनी ना हुई तो हमारे पास आउट ऑफ मेमोरी भी आ सकता है। दूसरा, चूँकि हम एक साथ सारे के सारे स्केड्यूल कर रहे हैं, हम लेटेंसी को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक साथ सारे के सारे अगर आ गए तो हमें नहीं पता हमारा सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा, क्योंकि सिस्टम उस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर लोड होगा और उस वक्त मेमोरी
सीपीयू और गार्बेज कलेक्शन किस तरह बिहेव करते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि वो कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके पास लेट्स से डिफरेंट प्रोसेसिंग है, जैसे एक कस्टमर है जिसकी बहुत ज़्यादा लेट्स से प्रोडक्ट्स हैं या कुछ ऐसा है जो आप प्रोसेस करें वो हद से ज़्यादा है, लेकिन चलिए प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। एक कस्टमर है उसकी आप प्रोसेस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स और वो 250 है, दूसरे हैं उसके 10 हैं, तीसरा है उसकी 1000 है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं इस तरह अनबाउंडेड में, तो जिसकी कम है वो सफ़र करेगा। ठीक है, और जिस वक्त बड़ा कस्टमर आ रहा है वो वो सारे के सारे अपनी प्रोडक्ट्स को स्केड्यूल कर देगा प्रोसेसिंग के लिए, और दूसरा बंदा कुछ नहीं कर सकता और वो वेट करेगा। तो इसीलिए ये अच्छा सिस्टम डिज़ाइन नहीं है और ये बैड डिज़ाइन है। ये काम तो करेगा, अपेरेंटली लग भी रहा है कि फास्ट है, लेकिन हम इसको अच्छा सॉल्यूशन नहीं कंसिडर करेंगे। और यही अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, जब भी आप कोई चीज़ डेटाबेस से फैच करते हो और अगर डेटा बहुत बड़ा होता है तो आप पेजिनेशन करते हो, आप चंकिंग करते हो। आप क्यों करते हो? ताकि सारे का सारा डेटा एक साथ मेमोरी में लोड नहीं करते, आप डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर यूज़ करते हो और इस तरह आप मेमोरी को और सीपीयू को और इस तरह आप सारे रिसोर्सेज को प्रिडिक्टेबल बनाते हो। और अगर आप एक स्पेसिफिक चंक की बात करोगे तो आपका आउटकम डिटर्मिनिस्टिक होगा। ठीक है, क्लोज टू डिटर्मिनिस्टिक होगा। ठीक है, तो ये रीज़न थी। और ये वाला सॉल्यूशन अनकंट्रोल्ड कंकरेंसी मेरा सॉल्यूशन था और मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये प्रॉब्लम है मेरे सॉल्यूशन में। जो मेरे कोलीग ने रिकमेंड किया वो था कंट्रोल्ड कंकरेंसी। तो पहले वाला सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम बैचेस प्रोसेस तो कर रहे हैं लेकिन विद इन द बैच हमारी कंकरेंसी यानी एक साथ पैरेललिज्म हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा बैच उस वक्त शुरू कर रहे हैं जब पहला बैच पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंट्रोल्ड है। इससे इसका क्या मतलब हुआ, हमारे प्रोडक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हम बाउंडेड रिसोर्स यूसेज है, हम लोग अननेसेसरी यूज़ नहीं कर रहे रिसोर्स, हम उतना ही यूज़ कर रहे हैं जितना हम प्रोसेस कर रहे हैं। प्रिडिक्टेबल लेटेंसी है, ठीक है, क्योंकि हम चंक वाइज प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात किसी हद तक फेयर शेयरिंग है या फेयरनेस किसी हद तक सही है, क्योंकि हम ये बिल्कुल वही है कि आपने बैक ऑफ, अगर आपको पता हो कि जब अगर हम कोई चीज़ अगर हम एरर आ जाते हैं नेटवर्किंग की वजह से या डेडलॉक्स वगैरह आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम रीट्राई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिले देते हैं, उसके बाद रीट्राई करते हैं, और फिर दूसरी बार जब दोबारा रीट्राई करते हैं तो वो दोबारा पहले वाले डिले से थोड़ा ज़्यादा बैक ऑफ फैक्टर इसको बोलते हैं। तो इसीलिए तो जब हम स्केजुलिंग कर रहे हैं बहुत सारे टास्क की, तो हम एक रूम रख रहे हैं वेटिंग का, और उसके बाद दूसरा बैच आ रहा है तो ब्रीदिंग टाइम उसको मिल रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे पास 2 थ्रेड्स हैं तो 2 थ्रेड्स में से एक ने कंप्लीट कर लिया तो दूसरा अभी आइडल बैठा है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर रहा क्योंकि पहला अभी उसने कंप्लीट नहीं किया। अब बात समझ रहे हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा ब्रीदिंग टाइम मिल रहा है। तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है। ठीक है, अच्छा बैक प्रेशर क्या है, आप जो है वो सारा इसमें क्या लिखा है कि जब हम सिस्टम को टास्क दे रहे हैं ना, प्रोड्यूसर, जैसे इस केस में हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत सारे फ्यूचर्स। ठीक है, जो हमारी बैचिंग लॉजिक है वो वेट कर रही है, कंज्यूमर कौन है इस केस में, थ्रेड पूल, कि वो रेडी हो जाए। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे इस चीज़ का भी ख्याल रखा जा रहा है, ओवरलोड नहीं कर रहा है, थोड़ा सा प्रोड्यूसर कंज्यूमर का ख्याल रख रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन हो रही है। तो ये एक तरह से गुड और स्केलेबल सॉल्यूशन है। बात समझ में आई आपकी? तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं।
अब मेरे केस में तो बहुत ही आपको लग रहा होगा यार ये कहाँ क्या एग्जांपल है, मेरी समझ नहीं आ रहा कि अगर रियल वर्ल्ड से देखा जाए तो आप इस केस में बैच 1 को क्या समझें कि मैं थर्ड पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यूज़ कर रहा था और मैं बैचेस की फॉर्म में प्रोसेस कर रहा था कम्युनिकेशन। तो बैच 1 का मतलब ये है कि फर्स्ट रिक्वेस्ट ने 4 सेकंड लिए, सेकंड रिक्वेस्ट ने 1 सेकंड लिया। ये टाइमिंग वेरी कर सकती है बिटवीन द रिक्वेस्ट, डिटर्मिनिस्टिक और कांस्टेंट टाइमिंग नहीं है। तो ये रैंडम टाइमिंग्स हैं रिस्पॉन्स टाइम फॉर ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट। एक तो ये चीज़, ठीक है। दूसरा मेरा डिज़ाइन ये था कि मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि जितने भी बैचेस मैं क्रिएट करूँगा ना वो उतने होंगे जितने मेरे पास नंबर ऑफ़ थ्रेड्स होंगे। जैसे इस केस में मेरी एग्जांपल में मैंने एक बैच के अंदर 2 रिक्वेस्ट रखी थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 अवेलेबल थ्रेड थे। तो रियल वर्ल्ड में मैंने डिज़ाइन, इसमें तो अभी फ़िलहाल हार्ड कोड हुआ है, लेकिन जब मैंने प्रोडक्शन सिस्टम में कोड लिखा था वो इस तरह लिखा हुआ था कि अगर आपके पास 8 थ्रेड होंगे तो वो ऑटोमेटिकली बैचेस को इस तरह कंस्ट्रक्ट करेगा कि 8 की 8 रिक्वेस्ट एक साथ चली जाएंगी। अगर आप 40 करेंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 40 के 40 एक साथ जाएंगी, लेकिन फिर वेट होगा, हमारे पास वेटिंग टाइम होगा, जब तक वो 40 के 40 प्रोसेस नहीं हो जाते फिर दूसरा बैच स्टार्ट होगा। तो ये सारी इस तरह काम हो रहा था। तो ये बस इतनी छोटी सी वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस हो, प्लीज़ डू लेट मी नो। जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है मैं उस हिसाब से आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। बाय।